जैसे कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। इन सभी पॉइंट पे हम बातें करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें और मैं कोशिश करूँगा हर एक पॉइंट को एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और जो सिलेबस है हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि एक सिंगल वर्ड ही एक चैप्टर बन जाता है, ठीक है। अभी तो हम सिंगल वर्ड ही पढ़ेंगे। जैसे अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपने आप में बुक है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, अगर हर एक पॉलिटिकल साइंस का एक अपने आप में चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके सामने चीज़ों को रखेंगे, ठीक है, जो दे रखा और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बातें करेंगे फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज़ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो होता है ना, पावर शेयरिंग करना, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है, उसी को कहते हैं फेडरलिज्म। अब एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो, ठीक है, कि जैसे अगर देखो किसी स्कूल में देखते हो, स्कूल में क्या करता है, डायरेक्टर जो होता है वो अपना पावर शेयर करता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल एचओडी को शेयर करता है, ठीक है। एचओडी फिर क्लास टीचर को शेयर करता है अपना कुछ पावर, और फिर इसी तरह से क्लास टीचर जो होते हैं हर क्लास में एक मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है। उस मॉनिटर को कुछ पावर देता है, और मॉनिटर जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि छोटे लेवल का जो बातें होता है उसके साथ जो प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, जो टॉप में बैठे हुए स्कूल में प्रिंसिपल को सब चीज़ें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। किसी न किसी के थ्रू से जाता है वो मैसेज। अब एक छोटा सा स्कूल है, 50 बच्चे का है, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे मान लो 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 50,000 बच्चे पढ़ते हैं जिस कॉलेज में, तो वहाँ छोटी से छोटी बातें भी पहुँचना हाँ मायने रखता है, ठीक है। तो एक सिस्टम के थ्रू पहुँचता है, और एक पावर जो होता है एक सिस्टम के थ्रू शेयर किया जाता है। वो अपने अपने सिस्टम बनाया रहता है, जैसे हर एक लेवल पे। तो उसी तरह से हमारे देश में भी एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है कि आपको कौन सा अधिकार दिया जा रहा है, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, ठीक है। आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप इन पे राज करेंगे और क्या उनके लिए काम करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ क्लियरली स्पेसिफाइड क्लियरली मेंशन है उसमें, क्लियरली स्पेसिफाई है हर एक पॉइंट, ठीक है ना, किस तरीके से आपको काम करना है। तो बेसिकली हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों किया गया, सॉरी, फेडरलिज्म में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाया गया, तो उसका एग्जांपल हम पावर शेयरिंग से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, आपने बेल्जियम की स्टोरी देखा, ठीक है, आपने श्रीलंका की स्टोरी देखा। अगर पावर शेयरिंग नहीं किया गया, जैसे श्रीलंका में सिन्हाला को ही ऑफिस नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, लैंग्वेज थोपा गया, अपना ही सारे के सारे जो अधिकार था खुद को, मतलब कि वहाँ पे हर एक गवर्नमेंट जॉब हो, हर एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी हो, उसमें जो होता है वो सिन्हाला ग्रुप के ही डोमिनेंस था। तो किस तरह से तमिल ने वहाँ पे एक सिविल वार छोड़ दिया, ठीक है। आप यहीं पे बेल्जियम में देखें कि किस तरीके से वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वहाँ भी डच, फ्रांस और जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले थे, लेकिन वहाँ पे पीस और काफ़ी यूनिटी के साथ जो है आदमी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पावर को डिफरेंट लेवल में शेयर करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे एक यूनिटी और पीस बना रहे, ठीक है। और ख़ास करके हमारे इंडिया जैसे शहर में, ठीक, सॉरी, इंडिया जैसे देश में इतने बड़ा डाइवर्सिटी वाले, इतने कल्चरल देश, इतने लैंग्वेज, ठीक है। आपको जैसे पता है कि हर एक डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन वाइज ही देखा जाए तो एक यूपी का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे एक जो रूस जिसे जानते हैं आप, ठीक है, उनसे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया कितना बड़ा देश है, ठीक है जी। और उस देश में एक पावर को शेयरिंग करना कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो हम ये सब सारे पॉइंट अब बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब सिलेबस पे। तो आइए सिलेबस में क्या बोलता है। सबसे पहले बोलता है कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो आपको लिखना है फेडरलिज्म जो है वो क्या है, कि पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पावर को एक डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया गया है कि किस तरह से मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग पे ही डिवाइड किया गया, क्या स्पेसिफाई किया गया, क्या क्लियरिटी किया गया है, उसके अनुसार डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर डिवाइड किया जाता है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, और तीसरा जो होता है लोकल गवर्नमेंट में, जिसे हम वर्टिकल पावर गवर्नमेंट के नाम से, सॉरी वर्टिकल पावर शेयरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो यही चीज़ मैंने लिखा है कि पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा देखिए, ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने पहले भी बात किया हूँ कि हर एक जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि आपको क्या क्या जिम्मेदारी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या क्या जिम्मेदारी दिया गया है और कौन कौन से ऐसे पावर दिया गया है, ठीक है, बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्या ऐसे की फीचर्स है। तो पहला जो की फीचर्स है कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे कि आपको पता ही हमारे इंडिया में एक सेंट्रल होता है, ठीक है, या यूनियन, ठीक है, दूसरा स्टेट और तीसरा जो होता है लोकल, ठीक है, या पंचायत के नाम से भी जानते हैं, और शहर में इसे ही मुंशी पार्टीज के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। चलिए तीसरा पॉइंट दूसरा हो गया, ये हो गया। चलो, गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, ठीक है। अब देखो आपको पता है जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम ही पे रूल करता है, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट भी हम ही पे रूल करता है, और एक लोकल गवर्नमेंट भी हम ही पे रूल करता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है और मेंशन किया है क्लियरली कि किस पावर का यूज करना है, और सभी ने सभी कहीं ना कहीं हम ही और सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे ही सभी गवर्न करते हैं अपने पावर का, ठीक है। लेकिन उसको क्लियरली दिया गया है कि क्या आपको पावर वहाँ पे यूज करना है और किस तरीके से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें है कि सेम सिटीजन्स पे ही, सेम सिटीजन्स ऑफ पीपल पे ही जितने भी पावर है वो सभी गवर्न करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ द पावर, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम्प्लीटली डिफाइन किया गया है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितना पावर दिया गया है, वो सब कुछ लिखा गया है, ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर को डिवाइड करता है कि किसको कितना पावर दिया गया जाए है। उसमें सबसे ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ही रखा गया है, ठीक है, और उसी को सबसे सर्वोच्च माना गया है। उसमें कोई भी प्रकार की कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, उसी को सबसे सर्वोच्च माना गया है, ठीक है। अगर किसी पार्टी में अगर पावर के लेके डिस्प्यूट होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में विवाद होता है किसी पावर के लेके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीमेसी माना गया है, उसी के अनुसार हर चीज़ को सुलझाया जाता है। अगर बात करिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, अब देखिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्लियरली में स्पेसिफाई है कि कौन से गवर्नमेंट को कहाँ से कितना रुपया आना है, क्योंकि हर चीज़ काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होता है, और सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से पावर आना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से सोर्स ऑफ रिव्यू आना है, पावर नहीं, सोर्स ऑफ रिव्यू आना है, ठीक है, कहाँ से रुपये कमा सकते हैं, और इस तरीके से उस क्लियरली मेंशन है। ऑटोनॉमी फंक्शन है, हर का अपना अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ से आप रुपया ले सकते हो हर चीज़, ठीक है, ताकि उसको डेवलपमेंट में फिर इन्वेस्टमेंट किया जाए। टाइप्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है, अब 2 टाइप के फेडरेशन टाइप्स पढ़ना है। पहला एक कमिंग टुगेदर होता है, दूसरा एक होल्डिंग टुगेदर होता है। अब कमिंग टुगेदर क्या होता है भाई, कमिंग टुगेदर में होता है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट जो होते हैं वो मिल के एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एक जो लार्जर गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कमिंग टुगेदर कहते हैं। लेकिन यही पे होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ा सा कंट्री अपना पावर जो होते हैं एक छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, होल्डिंग टुगेदर पावर कहते हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर में होता है एग्जाम्पल जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, ये सब क्या है, कमिंग टुगेदर का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी स्टेट को इक्वली पावर दिया गया है, ठीक है, सबको बराबर ही रखा गया, हर स्टेट को बराबर पावर दिया गया है। लेकिन ये होल्डिंग पावर में, होल्डिंग जो है अपना होल्डिंग टुगेदर में, इसमें जो है कि हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं दिया जाता है, ठीक है। किसी को आपने सुना होगा स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक ना, कोई राज्य ऐसे, कोई स्टेट ऐसे स्पेशल दर्जा दिया गया, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, स्पेशल कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे इसीलिए होल्डिंग टुगेदर में हर स्टेट को इक्वली पावर नहीं दिया जाता है, और हर एक छोटे छोटे स्टेट मिलके एक क्या बनता है,
कमिंग टुगेदर में एक लार्जर कंट्री का फॉर्म करते हैं, और इसी में लार्जर जो कंट्री होते हैं वो अपने छोटे छोटे स्टेट में पावर को इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक, आई होप कि क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इधर हो गया, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है भाई, अब पावर का डिवीजन किया गया है। अब पावर को 3 टाइप में डिवीजन किया गया है। एक यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? डिफेंस आते हैं, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, बैंकिंग आते हैं, करेंसी आते हैं। और अगर इन सभी पे गवर्नमेंट को कोई रूल बनाना हो, ठीक है, और कुछ काम करना हो, तो ये जो होते हैं ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। अगर रुपया की बात कर लिया जाए, जैसे आर्मी का, डिफेंस का बात कर लिया जाए, तो वो सभी चीज़ें जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। इस पर किसी भी तरह का कानून बनाना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर में आता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाए, चाहे एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, ठीक है, चाहे पुलिस हो, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, मैरिज हो गया, ये सब सॉरी कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है भाई, और जैसे कि मैंने बताया यूनियन लिस्ट जो होता है डिफेंस, आर्मी, बैंकिंग, ठीक है, ये सब जो होता है वो यूनियन, फॉरेन अफेयर्स ये यूनियन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और इरिगेशन हो गया, पुलिस हो गया, और एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में। ठीक है, और तीसरा जो होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों का इंटरेस्ट होता है, जैसे एजुकेशन, मैरिज हो गया, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, दोनों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसमें मेन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल होता है। ठीक है ना, उसी का चलता है। ठीक भाई, ठीक है भाई। यूनियन लिस्ट जिसमें हम क्या देखते हैं, डिफेंस हो, डिफेंस चाहे करेंसी के रिलेटेड बात हो, ठीक है, डिफेंस मतलब कि जैसे अपना आर्मी हो गया, जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होता है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में कंसीडर किया जाता है। करेंसी हो गया, आपने देखा था डिमोनेटाइजेशन में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। ठीक है, तो करेंसी बदलना या करेंसी की जो भी उसके बारे में लॉ बनाना, वो सभी यूनियन लिस्ट आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्न करते हैं उस पर। अगर बात करें और भी, तो जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है जी, फॉरेन अफेयर्स ये क्या होता है, जैसे विदेशों के साथ किस तरीके से अपने को रिश्ता रखना है। ठीक है, कि अब जैसे इंडिया है वो यूएस के साथ, चाहे रसिया, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाहे नेपाल हो गया, तो विदेशों के साथ किस तरीके से वो रिश्ता बना के रखना चाहेगा। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर में कंसीडर किया जाता है इस पॉइंट को। ठीक है, अगर हम बात करें और भी, तो एक तो हो गया बैंकिंग के रिलेटेड हो, ठीक है, बैंकिंग, तो ये भी क्या है, यूनियन लिस्ट है। तो आई होप कि इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी होता है, लेकिन अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अपने को पता रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ए लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, इन सब पे लॉ बनाता है। दूसरा बात करें स्टेट लिस्ट का, तो ये जो होता है, अगर इसको बोले तो स्टेट लिस्ट क्या क्या होता है, देखिए जैसे पुलिस के अंदर में स्टेट, जैसे आपने देखा होगा स्टेट में पुलिस चलता है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस है ना, झारखंड पुलिस, बंगाल, वेस्ट बंगाल पुलिस, तो पुलिस जो होता है हर स्टेट का अपना अपना होता है, वो स्टेट के अंदर में आता है। ठीक है, स्टेट इंटरेस्ट है, ये जो प्रॉपर है ये स्टेट इंटरेस्ट के अंदर में आते हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चर का, ठीक है ना, एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी किसानों के बारे में, तो वो सभी भी स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं। ठीक है, अगर बात करें इरीगेशन का, ठीक है, सिंचाई के बारे में, तो ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्सेट्रा। तो ये जो होता है ना, इस पे स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, करेंट लिस्ट। अब इसमें जो बात करते हैं भाई, जैसे हो गया एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के बारे में अगर बात करना है, मैरिज के बारे में बात करना है, ठीक है, मैरिज के बारे में, चाहे एडॉप्शन के बारे में, ठीक है जी, एडॉप्शन, चाहे ट्रेड यूनियन के बारे में बात करना है, ट्रेड बिजनेस के बारे में, ठीक है, तो ये सभी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें दोनों का इंटरेस्ट होता है, सेंट्रल प्लस स्टेट, इन दोनों का इंटरेस्ट होता है। बट लॉ जो होता है ना, लॉ कौन बनाएगा इन दोनों में, ठीक है, ऐसे दोनों बनाते हैं, दोनों का इंटरेस्ट है तो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है और दोनों ही डेवलपमेंट का काम करता है। लेकिन बट अगर जो पावर की बात किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अंतिम फैसला होगा। ठीक है जी, ये आप समझ सकते हो। ठीक है,
दोनों में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वही मेन फोकस होगा, वही मेन कहलाएगा, वही चीज़ बात रखा जाएगा, ठीक है। एक होता है रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, ठीक है, चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करो, ठीक है, चाहे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक्सेट्रा। तो ये जो होता है ना, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ना मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर में आएगा। आई होप कि इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। शेयरिंग, ठीक है भाई। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपना कुछ पावर जो होते हैं वो किसको सौंपते हैं भाई, स्टेट गवर्नमेंट को, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो सम पावर किसके साथ शेयर करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पंचायती, ठीक है ना, पंचायती होते हैं जो कि रूरल एरिया में होते हैं, गांव में होते हैं, ठीक है, गांव घर में पंचायत आप सुने होंगे, पंचायत सचिव, मुखिया, सरपंच सब पढ़ाने वाले हैं हम, अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, ठीक है। और शहर में बात करें तो म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, ये अर्बन के लिए होता है, शहर के लिए होता है। इसी में नगर परिषद, नगर निगम का नाम सुना होगा, मेयर का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये सभी होते हैं। अब इसी में बात करें हॉरिजेंटल में तो आपको पता होगा, ठीक, एक तो लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होते हैं, और तीसरा जो होते हैं जुडिशरी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है पावर शेयरिंग है जो अपने इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि बेल्जियम से जो एक्सपीरियंस लेके सभी देश ने सीखा हुआ है किस तरीके से अपने देश को पीस एंड यूनिटी बना के रखें, ठीक है भाई। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक रिवीजन था। चलिए हम बात स्टार्ट करते हैं। अब ले लो तो वो भी कहीं रसिया से ज़्यादा उसका पॉपुलेशन है। अब इंडिया में क्या है, आप जैसे जानते हो कि 22 लैंग्वेज है, ठीक है, इतने सारे लैंग्वेज है। हर स्टेट आप जाओगे वहाँ का कल्चर अलग है भाई, इथनिसिटी अलग है, ठीक है। कल्चरल इथनिसिटी का मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि संस्कृति और सभ्यता जो कहीं ना कहीं जो त्यौहार फेस्टिवल है, चाहे जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो रहन सहन है, कपड़ा लत्ता पहनने का तरीका है, जीवन जीने का जो शैली है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक जगह के जो भाषा है बोलने वाले या एक समुदाय के लोग का मिलते हुए आते हैं, जो किसी एक ही परंपरा से बिलोंग्स करते हैं, जिनके पूर्वज एक ही होते हैं। तो वैसे शब्द को क्या बोलते हैं, इथनिसिटी बोलते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इंडिया में जो स्टेट का डिवीज़न किया गया है, ठीक है, वो दो मेन पॉइंट है उसका। एक तो लिंग्विस्टिक के स्टेट पे, ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे कि वहाँ का जो भी एक बोलने वाले लोगों को एक स्टेट में रखा गया है, ठीक है, एक जगह रखा गया है तो उसको एक अलग नाम से दिया गया है, ठीक है। उस तरीके से आप समझ सकते हो कि लैंग्विस्टिक के बेसिस पे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक समान व्यक्ति जो है, एक समान भाषा बोलने वाले को एक स्टेट के अंदर में कंसिडर किया गया है। बेसिस ऑफ कल्चरल इथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल के बेस पे, ठीक है ना, कुछ स्टेट को जियोग्राफिकल या इथनिसिटी या कल्चरल के बेस पे भी डिवाइड किया गया, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या होता है। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, जम्मू झारखंड, नागालैंड हो गया, ठीक है भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मलयालम हो गया, पंजाबी हो गया, भोजपुरी हो गया, ठीक है, जैसे तमिल लैंग्वेज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो अलग अलग स्टेट में बोला जाता है, लेकिन फिर भी किसी लैंग्वेज को, चाहे मराठी क्यों ना हो, फिर भी किसी लैंग्वेज को क्या गया है ऑफिशियली लैंग्वेज किया में कंसीडर सॉरी फिर भी किसी लैंग्वेज को क्या है कि हमको नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया गया है, ठीक है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को ऐसा नहीं कि नेशनल लैंग्वेज देके उसका बहुत ज़्यादा वो है कि मान बढ़ा दे और दूसरे लैंग्वेज का उसके अंदर में मान कम कर दे, जिसके इस कारण क्या हो सकता है कि एक भेदभाव की भावना आ सकता है एक दूसरे स्टेट के बीच में, ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो महसूस होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। तो
आप 22 लैंग्वेज है उसे शेड्यूल लैंग्वेज कहा गया है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठ सकते हो, जो 22 भाषा में आप की एग्जाम लिया जाएगा। आप किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा इंडिया में, ठीक है। हर भाषा को उतना ही इक्वलिटी रखा गया है।